नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ उर्वरकों की उपलब्धता और इस्तेमाल पर की समीक्षा बैठक। कहा, देश में 1,50,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का है पर्याप्त भंडार। मृदा स्वास्थ्य को बचाने के लिए उर्वरकों को कम इस्तेमाल करने पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का किया शुभारंभ। कहा, ये योजना सेवाओं के वितरण, कार्यक्रम के क्रियान्वयन और शासन के कामों को करने में निभाएगी भूमिका। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने मंगलवार को पोषण युक्त चावल पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया आयोजन। पोषण युक्त चावल वितरण के माध्यम से देश की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि पोषण युक्त चावल के 100% वितरण सरकार का लक्ष्य। खराब मौसम के चलते हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट। बिहार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी और मेघालय में भारी बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को देश में उर्वरकों के इस्तेमाल और उनकी उपलब्धता पर राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान उन्होंने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और वैकल्पिक उर्वरकों को मैदानी स्तर पर प्रोत्साहन देने की प्रगति और इस सिलसिले में राज्यों द्वारा की गई पहलों का जायजा लिया। डॉक्टर मांडविया ने सभी राज्यों को सूचित कर दिया था कि देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और इस समय 150 लाख मीट्रिक टन उर्वरक मौजूद है। ये भंडारण न सिर्फ मौजूदा खरीफ मौसम में काम आएगा, बल्कि आने वाले रबी के मौसम में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी। डॉक्टर मांडविया ने मिट्टी की उर्वरकता के बचाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल को करने की जरूरत पर बल दिया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से आह्वान किया कि खेतों के लिए उपयोगी यूरिया और गैर कृषि कामों में इस्तेमाल न होने दें। उन्होंने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से कहा कि इस सिलसिले में जागरूकता अभियान चलाएं ताकि कृषि यूरिया को अन्यत्र स्थानांतरित करने की संभावनाएं कम की जा सकें तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएं न केवल कार्य क्षमता में इजाफा करेंगी बल्कि गुणवत्तापूर्ण कार्य भी संपन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री के विजन न्यू इंडिया एट 2047 को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। केंद्र ने कहा कि योजना के हिसाब से मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी गई है। हम कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से केवल वर्क एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएंगे बल्कि और कई चीज करेंगे और उसमें मैंने पहला लिया है, मुझे और मेरा यूनिट होता है मंत्री का, मिनिस्टर का, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर दें और जिससे मुझे भी एहसास होगा कि हमारी टीम में क्या कमियां हैं, हम में क्या कमियां हैं, ये जानना चाहिए और आज उसी का एनुअल प्लान बना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने मंगलवार को पोषण युक्त चावल पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कहा कि हम देश के सभी चावल खपत वाले जिलों में पोषण युक्त चावल के 100% वितरण के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर हैं।
भारत सरकार सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत पोषण युक्त चावल वितरण के माध्यम से देश की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेमिनार को 4 तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में पोषण युक्त चावल के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्व कार्य समूह की बैठकों में हुई चर्चाओं पर विचार विमर्श किया गया था। सेमिनार में लाभार्थी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय IIC अभियान का शुभारंभ किया गया और पोषण युक्त चावल पर एक मार्गदर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पोषण युक्त चावल से संबंधित सभी दिशा निर्देशों, अधिसूचनाओं और आदेशों के लिए रेडी रेकनर का रूप में कार्य करेगा। और केंद्र सरकार ने अगस्त महीने के लिए घरेलू कोटे में 2 लाख टन चीनी अतिरिक्त उपलब्ध कराई है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने कहा कि घरेलू बाजार में अतिरिक्त चीनी से देश भर में इसका उचित मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा। ओणम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर चीनी की अत्यधिक मांग को देखते हुए इसकी अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति की जा रही है। ये मात्रा अगस्त महीने के लिए पहले से आवंटित 23,50,000 टन चीनी के अतिरिक्त होगी। और कर्नाटक के मांड्या में मंगलवार को किसान संगठनों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। दरअसल प्रदेश के किसान संगठनों ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के विरोध में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस राजमार्ग को अवरुद्ध करने और विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। कर्नाटक के किसान कावेरी नदी के जल के बंटवारे से नाखुश हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज सुबह बारिश हुई। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि 24 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आसाम और मेघालय में भी भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आंधी के साथ बहुत भारी बारिश जारी है। राजधानी शिमला में भी देर रात से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शिमला, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना और मंडी जिलों सहित अधिकांश स्थानों पर आज भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बुधवार और बृहस्पतिवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में हालात बारिश के कारण खराब हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 36 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में कल तक भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को विभिन्न आर्थिक लाभ प्रदान किया जा रहा है। श्रीनगर में विभिन्न उद्योगों से जुड़े लोगों ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए इस योजना को बेहद उपयोगी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। जो स्कीम नई मरकजी सरकार ने मुतारिफ की पूरे मुल्क में, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो छोटे सनतकारों या छोटे दस्तकारों के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम है, जिससे उनको बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। लगभग 3 लाख के करीब लोन, और वो भी बड़े सॉफ्ट तरीके से, जिसमें कम शरह सूद होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ के लोहार हैं, यहाँ के धोबी हैं, यहाँ के बाकी जो दस्तकार हैं, जो काम छोटे छोटे काम अंजाम देते हैं, कारपेंटर हैं, तो मेरे ख्याल से वो इस स्कीम से अगर फ़ायदा उठाएंगे तो मेरे ख्याल से उनकी जो तामीरी तरक्की होगी और उनकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, जो
आवाम की खुशहाली के लिए एक बेहतरीन कदम है। जैसे कारपेंटर है, इवन बोट मेकर है, या ब्लैक स्मिथ जो ये बेचारा ये लोहार है, तो ये कैटेगरी के लोगों को इसके अंदर ऐड किया गया है। तो इस वेरी गुड, बेहतरीन है, इनको एक मौका मिलेगा, ये अपना मार्केटिंग भी इससे कर सकते हैं। और फर्स्ट इंस्टेंस पे तकरीबन 18 तबके को चुना गया है, और उम्मीद है कि इसके बाद और इसके अंदर तक काफ़ी तबकों से लोगों को इसमें जोड़ के फिर राहत मिलेगी। पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, छोटे आर्टिजन्स के लिए 18 कैटेगरी सिलेक्ट की गई हैं। इसके लिए उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? पहले इंस्टेंस में 1 लाख रुपया एट सब्सिडाइज्ड रेट, दैट इज 5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वाइल एज अगर हम आज मार्केट की बात करें तो इट इज अराउंड 11 to 12%। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो लो क्वांटम लोन्स हैं उन पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज कर रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली गिव बूस्ट टू सच ट्रेड्स, एटलीस्ट अपलिफ्टमेंट होगी। और दूसरे ट्रांस में उनको फिर 2 लाख भी मिलेगा। सो टोटली अगर हम बात करें तो 3 लाख रुपया उनको मिलेगा। आई फील दैट इज गुड फॉर जो उन्होंने कैटेगरीज रिकॉग्नाइज की हैं, उसके लिए 3 लाख रुपए एक अच्छा ब्लड फ्लो होगा उसके लिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर झारखंड के खूंटी के सोनार दीपक विश्वकर्मा बहुत उत्साहित हैं। दीपक वर्मा चांदी के गहनों का निर्माण कर जिले के ग्रामीण हाट बाजार में घूम घूम कर अपनी दुकान चलाते हैं। पुश्तैनी धंधे से जुड़े सोनार दीपक शर्मा को 15 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला था। उन्होंने बताया कि वे दिल्ली जाकर बहुत खुश हुए और पीएम का धन्यवाद भी किया। हमारा जो कारीगर वर्ग का समाज है उनको ये चीज़ बहुत फ़ायदा करेगा, और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे जो हम गरीब कारीगरों के लोगों के लिए उन्होंने इतना सोचा। पहले महाजनों से पैसा लेके हम लोग काम करते थे, लेकिन अब वो महाजन वाला हमारा सिस्टम ही खत्म हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट बैंक से पैसा लेते हैं, 5% पे पैसा लेते हैं, वो हमको लोग के लिए बहुत फ़ायदा है। तो प्रधानमंत्री जी का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम जैसे कारीगर लोगों के लिए और हिंदुस्तान में कितने ही कारीगर लोगों के लिए जो ये काम किया है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। राजस्थान के धौलपुर करौली वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुशी जताई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। धौलपुर करौली वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने से प्रदेश को अब 5वें टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है। और अब बात आइए कर लेते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे तेजी के साथ हुए, वहीं कुछ मंडियों में भाव में नरमी दर्ज की गई। एग्मार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 21 अगस्त को धान का भाव रहा 2150 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 50 रुपए की मजबूती के बाद 2200 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की लखनपुरी मंडी में भी धान की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहां 21 अगस्त को धान का भाव 50 रुपए की छलांग लगाकर 2150 रुपए से 2200 रुपए हो गया। गुजरात की दहेगांव मंडी में 21 अगस्त को धान का भाव था 1875 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 50 रुपए बढ़कर 1925 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 21 अगस्त को धान का भाव रहा 2020 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 10 रुपए गिरकर 2010 रुपए हो गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी।
मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। वहीं कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर सौदे हुए। सिद्धपुर मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं काला पीपल और लखीमपुर मंडी में भी भाव नरम रहे। साथ ही लखनऊ मंडी में स्थिर भाव पर सरसों बिकी। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 21 अगस्त को सरसों का भाव रहा 4,850 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 260 रुपए की मजबूती के बाद 5,110 रुपए हो गया। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 21 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,260 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 10 रुपए टूटकर 5,250 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 21 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,520 रुपए। 22 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,515 रुपए पर आ गया। राज्य की ही लखनऊ मंडी में इस दौरान सरसों की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 अगस्त को सरसों का भाव 5,500 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहाँ की लालसोट मंडी में 22 अगस्त को सरसों का कारोबार 5,350 रुपए पर हुआ। वहीं सूरतगढ़ मंडी में सरसों के सौदे 5,060 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,08,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करे तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। बिहार के किसान मक्का की माधुरी, विन ऑरेंज और बेबी कॉर्न HM4 जैसी किस्मों की बुआई कर ले। यहाँ के किसान प्याज के लिए जमीन तैयार कर ले, साथ ही प्याज के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी कर ले। में पपीते में मिली बग के हमले को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें। साथ ही अमरूद में फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए भी नीम के तेल का छिड़काव करें। ओडिशा में गन्ने की फसल में शीर्ष प्ररोह छेदक के संक्रमण को कम करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। ओडिशा में इस समय टमाटर की विभिन्न किस्मों जैसे उत्कल कुमारी BT 10, उत्कल दीप्ति BT 2, उत्कल राजा, उत्कल प्रज्ञान और स्वर्ण संपत की बुआई की जा सकती है। इस मौसम में मिर्च और बैंगन में फल सड़न रोग की संभावना रहती है। ऐसे में ओडिशा के किसान इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं का स्प्रे कर ले। भारी वर्षा के बाद कद्दू वर्गीय सब्जियों में फंगल रोग लगने की संभावना रहती है। ऐसे में ओडिशा के किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाएं छिड़के। पश्चिम बंगाल में कद्दू में फल मक्खी को रोकने के लिए स्पॉट स्प्रे के इस्तेमाल के साथ फेरोमोन ट्रैप भी लगाएं। पश्चिम बंगाल में इस समय मिर्च की फसल में पीले और लाल घुन के हमले का खतरा हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। पश्चिम बंगाल में ही इस समय बैंगन में तना छेदक कीट के हमले को रोकने के उपाय भी कर ले। पश्चिम बंगाल में अमरूद के फल में फल मक्खी की रोकथाम के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप का उपयोग करें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं।
इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। चीड़ की पत्तियां अक्सर वनों में आग फैलाने का कारण माना जाता है उन्हें, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली संतोष सचदेवा ने इन्हीं पत्तियों का इस्तेमाल कर राखियां बनाई हैं, जिनकी स्थानीय बाजारों में साल दर साल मांग बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के निवासी संतोष सचदेवा वर्ष 1996 से आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती आ रही हैं। उनके द्वारा चीड़ की पत्तियों से बनाई गई राखियां लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। उनके द्वारा नैना आर्ट के नाम से एक स्वयं सहायता समूह का भी संचालन किया जा रहा है और यहाँ से बनने वाले नए नए उत्पाद लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। संतोष सचदेवा का कहना है कि जब उन्होंने चीड़ की पत्तियों से राखी बनाने के बारे में सोचा तो कई लोगों को विश्वास नहीं हो पाया, लेकिन आज चीड़ की पत्तियों से बनी राखियों के लिए उन्हें कई जगहों से ऑर्डर मिल रहे हैं। पाइन नीडल का आजकल हम राखियों का सीजन है तो राखियां बना रहे हैं और हमारी काफी ज्यादा मार्केट में डिमांड है। मैंने ये राखियां शिमला में और मैंने जो है कांगड़ा निफ्ट में भी भेजी और कुछ अभी बना भी रही हूँ। तो इस भी मेरे साथ बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो ये राखियां बना रही हैं। चीड़ की पत्तियों से बनाई जा रही राखियों में रेशम के धागे, कलावा और रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। संतोष के साथ इस कार्य में कई महिलाएं जुड़ी हैं जो घर पर ही ये उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। आजकल इन्होंने पाइन नीडल्स का काम किया हुआ है, जिससे आजकल हमने राखियां बनाई हैं, शीशे के कवर्स बनाए हैं, बास्केट बनाई हैं, टी कोस्टर बनाए हैं। ऐसे ये नए नए क्रिएटिव आर्ट करते रहते हैं और हमें भी सिखाते हैं और इनके इस आर्ट से बहुत सी लेडीज को फायदा हो रहा है, वो अपना रोजगार कर रही हैं। हैंड क्राफ्ट का काम करते हैं तो आजकल जैसे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर चील की पत्तियों को लाना, उसको बॉयल करना, ये सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये सब कुछ अपने घर में ही बनाते हैं तो हम काफ़ी लेडीज इनके साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। निश्चित तौर पर संतोष सचदेवा अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। उन्होंने न केवल अपनी सोच को मूर्त रूप दिया बल्कि कई महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया है। मंडी से विद्र भारद्वाज की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियों को आत्मविश्वास और योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हुए देखकर काफी प्रसन्नता होती है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने फुल ड्रेस कॉर्केट रिहर्सल की। रिहर्सल विभिन्न होटलों से शुरू होकर प्रगति मैदान में समाप्त हुई। इस कॉर्केट रिहर्सल का रूट दिल्ली ट्रैफिक यूनिट द्वारा तैयार किया गया था। पिछले 3 मई से सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस महीने की 29 तारीख को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया है। राज्य की कैबिनेट ने इसके लिए राज्यपाल को सिफारिश की थी।
भारत के चुनाव आयोग ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन बनाने का फैसला किया है। अगले आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन बनाने का फैसला बेहद अहम साबित हो सकता है। पंजाब में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें कई गैर सरकारी संगठनों की मदद से प्रभावित इलाकों में 24 घंटे काम कर रही हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि 2030 तक देश में स्थापित कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 65% होगी। मंत्री ने कहा कि देश में फिलहाल हरित बिजली की स्थापित क्षमता 1,86,000 मेगावाट है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।